वेलकम टू द आयुर स्टूडियो बाय विशाल उगले। आज हम दिल की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को समझने वाले हैं। वो पल जब दिल की धड़कन अपनी लय खो देती है। हम खास तौर पर बात करेंगे एट्रियल डिसरिथमिया के बारे में। ये वो कंडीशंस हैं जहां दिल के ऊपरी चेंबर्स यानी कि एट्रिया का तालमेल थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, हम शुरू करेंगे पीएससी से, मतलब दिल की एक अकेली एक्स्ट्रा बीट। फिर हम आगे बढ़कर देखेंगे कि क्या होता है जब यही एक बीट एक तेज लूप में फंस जाती है, जिसे हम कहते हैं एट्रियल फ्लटर। और आखिर में हम एट्रियल फिब्रिलेशन की जो एकदम कियोटिक दुनिया है उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। तो सबसे पहला टॉपिक है पीएसीज यानी प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस। इसको ना दिल की रिदम में आई एक छोटी सी हिचकी की तरह समझिए। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है और अचानक से एक धड़कन अपने टाइम से पहले आ जाती है। और हाँ, ये सबसे कॉमन एट्रियल डिसरिथमिया में से एक है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका कारण है एक्टोपिक बीट। अब इसे ऐसे समझिए, हमारे दिल का अपना एक नेचुरल पेसमेकर है, ऐसे नोड। यही धड़कन शुरू करने का ऑर्डर देता है। लेकिन पीएसी में क्या होता है कि एट्रिया में ऐसे नोड के अलावा कहीं और से एक दूसरा सिग्नल अचानक समय से पहले फायर हो जाता है। यही एक्टोपिक मतलब गलत जगह से आया सिग्नल इस एक्स्ट्रा बीट को पैदा करता है। अच्छा, ईसीजी पर यह दिखता कैसा है? चलिए इस स्ट्रिप पर एक नजर डालते हैं। हम देख सकते हैं कि एक रेगुलर रिदम चल रही है और फिर अचानक ये एक बीट बाकियों से पहले आ जाती है। और अगर ध्यान से देखें तो इसकी जो पी वेव है उसका आकार भी थोड़ा अलग है। ये एक क्लासिक पीएससी का साइन है जो रिदम को बस एक पल के लिए डिस्टर्ब करता है। तो ईसीजी पर किसी पीएससी को पहचानने के लिए हम क्या देखते हैं? ये टेबल इसे बिल्कुल साफ कर देती है। हार्ट रेट तो आमतौर पर नॉर्मल ही रहती है, पर इन एक्स्ट्रा बीट्स की वजह से रिदम इर्रेगुलर हो जाती है। सबसे बड़ा क्लू है पी वेव का समय से पहले आना और उसका आकार अलग होना। अच्छी बात यह है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है वो नॉर्मल रहता है, जिसका मतलब है कि मेन पंपिंग एक्शन पर असर नहीं पड़ता। तो सवाल यह है कि ये एक्स्ट्रा बीट्स आती कहां से हैं? असल में इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, एक एक्स्ट्रा कप कॉफी से लेकर स्ट्रेस या कुछ दवाइयों तक। और हाँ, कभी कभी ये दिल की किसी प्रॉब्लम का साइन हो सकते हैं, पर यह जानना जरूरी है कि पीएसीज अक्सर एकदम स्वस्थ लोगों में भी होते हैं। तो एक आध एक्स्ट्रा बीट का मतलब ये नहीं है कि घबराने की जरूरत है। अब पैक्स में भी कुछ दिलचस्प वेरिएशन होते हैं। पहला है नॉन कंडक्टेड पैक। इसमें एट्रिया से सिग्नल तो आता है, पर इतनी जल्दी आता है कि वेंट्रिकल्स को रिस्पॉन्ड करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं है। दूसरा है एबरेंटली कंडक्टेड पैक, जहां सिग्नल एक असामान्य रास्ते से गुजरता है, जिससे एक चौड़ा और अजीब दिखने वाला क्यूआरएस बनता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, अक्सर अगर कोई लक्षण महसूस नहीं हो रहे हैं तो किसी इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा ध्यान बस मॉनिटरिंग और कैफीन या स्ट्रेस जैसे कारणों को पहचानने पर होता है। लेकिन अगर किसी को धड़कन महसूस होने जैसे लक्षण हैं तो मॉनिटरिंग को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, ये पक्का करने के लिए कि यह किसी बड़ी समस्या की शुरुआत तो नहीं। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी एक अकेली समय से पहले आने वाली बीट देखी। अब जरा सोचिए कि एट्रिया के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल फंस गया है और एक तेज ऑर्गेनाइज्ड लूप में गोल गोल घूम रहा है। बस इसी को कहते हैं एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर का जो असली कारण है वो है एक री एंट्री सर्किट। इसे आप एट्रिया के अंदर एक शॉर्ट सर्किट की तरह समझ सकते हैं। इसकी वजह से इंपल्स बहुत तेजी से लगभग 250 से 350 बीट्स प्रति मिनट की रफ्तार से चक्कर लगाती है, और इसका नतीजा ईसीजी पर एक बहुत ही खास पैटर्न के रूप में दिखता है, जिसे हम सॉटूथ या आरी के दांतों जैसा पैटर्न कहते हैं। अब जरा इस ईसीजी स्ट्रिप को देखिए, यहां आपको वही सॉटूथ पैटर्न दिखेगा। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहां कोई नॉर्मल पी वेव है ही नहीं। उसकी जगह ये लगातार ऊपर नीचे होती हुई लाइन है जो बिल्कुल किसी आरी के दांतों की तरह दिखती है। इन्हीं को हम फ्लटर वेव्स कहते हैं। तो अगर एट्रिया 300 बीट्स प्रति मिनट पर धड़क रहा है तो वेंट्रिकल्स भी उतनी तेजी से क्यों नहीं धड़कते? इसका क्रेडिट जाता है एवी नोड को। ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है जो सभी तेज सिग्नल्स को वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंचने देता। ये कुछ को ब्लॉक कर देता है, जिससे वेंट्रिकल्स का रेट धीमा और कंट्रोल्ड रहता है। तो एट्रियल फ्लटर के मेन ईसीजी क्राइटेरिया क्या हैं? सबसे पहले एट्रियल रेट बहुत तेज होता है, 250 से 350 बीट्स प्रति मिनट।
वेंट्रिकल्स का रेट इस बात पर निर्भर करता है कि एवी नोड कितने सिग्नल्स को नीचे जाने दे रहा है। और सबसे बड़ी पहचान, कोई नॉर्मल पी वेव नहीं होती, सिर्फ वो आरी के दांतों जैसी फ्लटर वेव्स होती हैं। एट्रियल फ्लटर अक्सर किसी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम का नतीजा होता है। इसके आम कारणों में दिल से जुड़ी बीमारियां, हार्ट सर्जरी के बाद की स्थिति या फिर हाइपरथायराइडिज्म जैसी समस्याएं शामिल हैं। फ्लटर के मैनेजमेंट में सबसे पहली प्राथमिकता होती है ब्लड प्रेशर चेक करना और बेहोशी या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों को देखना। क्योंकि एट्रिया ठीक से सिकुड़ नहीं रहा है, एट्रियल किक का नुकसान होता है, जिससे ब्लड प्रेशर गिर सकता है। ट्रीटमेंट का लक्ष्य या तो वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करना होता है, या अगर मरीज अनस्टेबल है तो सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन से नॉर्मल रिदम को वापस लाना होता है। और अब हम अपनी इस चर्चा के सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से पर आ गए हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन या एफिब। सोचिए, अगर फ्लटर एक ऑर्गेनाइज्ड रेस ट्रैक था, तो एफिब वो तो एकदम इलेक्ट्रिकल केओस है, पूरी तरह से अराजकता। एफिब में एट्रिया में कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे सेंटर एक साथ बिना किसी तालमेल के सिग्नल भेज रहे होते हैं। ऐसा समझिए कि एट्रिया लगभग 400 बीट्स प्रति मिनट की दर से बस कांप रहा है, धड़क नहीं रहा। इसका नतीजा, कोई ऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, और सबसे जरूरी बात, एक ऐसी रिदम बनती है जो पूरी तरह से अनियमित होती है। यही अनियमित रूप से अनियमित रिदम एफिब की सबसे बड़ी पहचान है। इस ईसीजी पर नजर डालें तो कोई पैटर्न ही नहीं है। हर धड़कन के बीच की दूरी बिल्कुल अलग और अनप्रेडिक्टेबल है। यही है अनियमित रूप से अनियमित रिदम। और यहां कोई साफ पीवेज भी नहीं दिख रही है, बस एक कांपती हुई अस्त-व्यस्त बेसलाइन है। ये एट्रियल फिब्रिलेशन का एक क्लासिक उदाहरण है। चलिए इन दोनों की सीधी तुलना करते हैं। एट्रियल फ्लटर में एक ऑर्गेनाइज्ड सॉटूथ पैटर्न होता है, वहीं एट्रियल फिब्रिलेशन में अराजक बदलते हुए बम्प्स होते हैं। फ्लटर में एट्रियल रिदम रेगुलर होती है, जबकि फिब्रिलेशन में ये इर्रेगुलर होती है। और सबसे बड़ा फर्क, फिब्रिलेशन में वेंट्रिकुलर रिदम हमेशा अनियमित होती है। तो एफिब के ईसीजी क्राइटेरिया को संक्षेप में देखते हैं। एट्रियल रेट बहुत तेज है, करीब 350 से 400 बीपीएम, पर आप उसे देख नहीं सकते। आप जो देखते हैं वो है वेंट्रिकुलर रिदम, जो इसकी पहचान है अनियमित रूप से अनियमित। कोई पी वेव नहीं, कोई पीआर इंटरवल नहीं, बस ये अराजक सी बेसलाइन है। एफिब के कारण काफी हद तक फ्लटर जैसे ही हैं। इनमें दिल और फेफड़ों की समस्याएं, कुछ टॉक्सिन्स और सर्जरी के बाद की स्थितियां शामिल हैं। वॉल्वुलर हार्ट डिजीज एफिब का एक खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। एफिब का मैनेजमेंट फ्लटर जैसा ही है। ब्लड प्रेशर की जांच करें, लक्षणों को देखें। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है, क्योंकि एट्रिया सिर्फ कांप रहा है, खून वहां जमा हो सकता है और क्लॉट्स यानी थक्के बन सकते हैं। ये थक्के दिमाग तक जाकर स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। इसीलिए एंटीकोएगुलेशन यानी खून को पतला करने वाली दवाएं एफिब के मैनेजमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो हमने 3 अलग अलग एट्रियल डिसरिथमिया को कवर कर लिया है। अब चलिए इन सभी को एक साथ रखकर एक फटाफट रिव्यू करते हैं, ताकि इनके बीच का जो मुख्य अंतर है वो बिल्कुल साफ हो जाए। ये आखिरी टेबल सब कुछ समेट देती है। पीएससीज एक सिंगल एक्टोपिक फोकस से आते हैं। एट्रियल फ्लटर एक तेज ऑर्गेनाइज्ड री एंट्री सर्किट है जिसमें सॉटूथ पैटर्न होता है। और एट्रियल फिब्रिलेशन वो कई सेंटर से आने वाला केओस है, जिसका नतीजा एक अनियमित रूप से अनियमित वेंट्रिकुलर रिदम है। अगर आज की इस चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एट्रियल फिब्रिलेशन की पहचान एक इर्रेगुलर वेंट्रिकुलर रिदम है। इसे याद रखिए